गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल इजी स्टडी विद अर्जुन। तो हमारी सीरीज चल रही थी जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, उसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जी हाँ, तो जरूर कर लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं: संवेग, विस्थापन, आघूर्ण, गति। तो आपके लिए टाइम है 15 सेकंड का। तो एक बार आप सोचिए, ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है। पढ़ना स्टार्ट किया। संवेग, विस्थापन, आघूर्ण, गति। तो आपको पता है संवेग सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, आघूर्ण सदिश राशि है, लेकिन आपके गति है वो सदिश राशि नहीं है। जी हाँ, गति के लिए आपको कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है। सदिश राशि क्या होती है? जिन भौतिक राशियों में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। और एक होती है अदिश राशि, जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। सदिश राशि के उदाहरण क्या है? जैसे वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन, आवेग, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र एटसेट्रा। इस प्रकार की आपके फिजिकल क्वांटिटीज है जो कि जिनमें दिशा की जरूरत हो, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत हो, वो आपकी सदिश राशि है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले क्या है कि गति एक निश्चित समय के अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। जी हाँ, एक निश्चित समय के अंतराल में की गई दूरी है। गति दिशा पर निर्भर नहीं करती है, इसीलिए ये एक अदिश राशि है। आपको पता है कि सदिश राशि के लिए तो दिशा पर निर्भर होना जरूरी है, लेकिन गति दिशा पर निर्भर नहीं करती है, इसीलिए ये एक अदिश राशि है। जबकि विस्थापन, संवेग, आघूर्ण, इनमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, इसीलिए वह एक सदिश राशि है। यहाँ पर ये अदिश राशि टाइपिंग मिस्टेक है, सदिश राशि है। ये यहाँ पर ये सदिश राशि है ना। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि गैलीलियो के पिंड के गिरने के नियम का दूसरा नाम क्या है?
गैलीलियो के पिंड के गिरने के नियम का दूसरा नाम क्या है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, गति का नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम या न्यूटन का तीसरा नियम। तो ट्राई करिए, टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। गैलीलियो के पिंड के गिरने के नियम का दूसरा नाम क्या है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, गति का नियम, न्यूटन का फर्स्ट नियम, न्यूटन का सेकंड नियम एंड न्यूटन का थर्ड नियम। तो आपको पता होना चाहिए गैलीलियो के पिंड के गिरने के नियम का दूसरा नाम है वो न्यूटन का पहला नियम है। जी हाँ, गैलीलियो के पिंड के गिरने के नियम का सेकंड नियम है वो न्यूटन का पहला नियम है, वही नाम है। नेक्स्ट, न्यूटन का पहला नियम गैलीलियो के पिंड के गिरने के नियम का दूसरा ही नाम है। गिरने के नियम के अनुसार एक एक गिरते हुए पिंड द्वारा एक गिरते हुए पिंड द्वारा यात्रा की जाने वाली दूरी उस समय के वर्ग के सीधा समानुपाती होती है। और इसका मतलब क्या हुआ कि गति में एक पिंड अपनी गति को तब तक जारी रखेगा जब तक कोई भी कारक उस गति को विचलित नहीं करता है। जी हाँ, और न्यूटन का फर्स्ट नियम तो यही है। न्यूटन का फर्स्ट नियम यही है कि ब्रह्मांड में कोई भी पिंड है वो तब अगर गति कर रहा है तो वो गति ही करता रहेगा, और अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता में चेंजेस दिखाता है। तो आपको ऑप्शन दिए हुए, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोफोन, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोस्कोप। तो एक बार ट्राई करिए, टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन परिवर्तन दिखाता है? ऑप्शन दिए हुए, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोफोन, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोस्कोप। तो आपको ये पता है कि वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने के लिए आप हाइग्रोस्कोप यूज करते हो। जी हाँ, वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन चेंजेस शो करने के लिए हाइग्रोस्कोप नामक उपकरण का उपयोग करते हैं। शेष आपका ऑप्शन जैसे इस प्रकार है कि हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या होता है? द्रव पदार्थ के सापेक्ष घनत्व को सापेक्ष घनत्व को मापता है। हाइड्रोफोन क्या करता है? जल के नीचे ध्वनि को मापता है, यानी जल के अंदर ध्वनि को मापता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता के स्तर को मापता है। ध्यान दीजिएगा, हाइग्रोमीटर आर्द्रता के स्तर को आर्द्रता के लेवल को मापता है, जबकि हाइग्रोस्कोप वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन चेंजेस शो करता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर में कुंडलित कार तार को डैश कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर में कुंडलित तार को क्या कहते हैं, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन दिए हुए, सर्किट, यौगिक, फिलामेंट, सेल। तो एक बार ट्राई करिएगा, टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त।
पढ़ना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर में कुंडलित तार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए हुए सर्किट, यौगिक, फिलामेंट, सेल। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर है, उसमें जो भी कुंडलित तार होता है उसको आप यौगिक कहते हैं। जी हाँ, कंपाउंड कहते हैं उसको। नेक्स्ट, ये आपके आगे दिया हुआ है कि कुंडलित तार इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर में एक हीटिंग यौगिक है जो प्रतिरोधक या जूल हीटिंग की प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत को उष्मा में परिवर्तित करता है। जी हाँ, ये आपका कुंडलित तार है जिसको यौगिक कहते हैं। ये क्या करते हैं? विद्युत को उष्मा में परिवर्तित करता है। आधुनिक विद्युत तापन की अधिकांश युक्तियों में तापक के रूप में नाइक्रोम तार का यूज करते हैं। जी हाँ, मॉडर्न टाइम में अभी जो भी ये तापमान की अधिकांश युक्तियां उनमें नाइक्रोम तार का यूज करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ऑप्शन दिए हुए एक्स किरण, रेडियो तरंगे, कैथोड किरण या अवरक्त किरण। तो ट्राई करिए एक बार। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ऑप्शन दिए हुए एक्स किरण, रेडियो तरंगे, कैथोड किरण, अवरक्त किरण। तो आपको पता है कि एक्स किरण, रेडियो तरंगे और ये आपके अवरक्त किरणें, ये तो आपके विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, क्योंकि इनको संचरण होने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होगी, किसी न किसी माध्यम की जरूरत होगी। बट आपकी कैथोड किरणें ये आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैथोड किरण। जी हाँ, कैथोड किरणें वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन सी है? जैसे रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे या किरणें, प्रकाश तरंगे, पराबैंगनी तरंगे या विकिरण, एक्स-रे और गामा किरणें। इन तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूर होती है, किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए चारकोल, ग्रेफाइट, कोक, कार्बन ब्लैक। तो एक बार ट्राई करिए आप। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए चारकोल, ग्रेफाइट, कोक, कार्बन ब्लैक। तो आपको पता है कि लेड पेंसिल बनाने में आप ग्रेफाइट का उपयोग करते हो, जो कि कार्बन का एक अपर रूप है। जी हाँ, ग्रेफाइट है वो कार्बन का एक अपर रूप है जिसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। ये आपका ग्रेफाइट राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग है वो कागज और अन्य वस्तुओं पर निशान छोड़ने की क्षमता के कारण शीशा पेंसिल यानी लीड पेंसिल बनाने में किया जाता है। पेंसिल लेड आमतौर पर पाउडर ग्रेफाइट और मिट्टी का मिश्रण होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़
किसी भी निरीक्षण में अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणों की घटते क्रम में भेदन क्षमता है। घटते क्रम में यानी आपको सबसे पहले जिसकी भेदन क्षमता उसको आगे रखना है और उसको घटते क्रम में इनका क्रम सेट करना है। तो किसकी भेदन क्षमता यानी भेदने की क्षमता, किसी भी पार्टिकल को, किसी भी थिंग्स को भेदने की क्षमता सबसे ज्यादा किस में और सबसे कम किस में, ये आपको क्रम सेट करना है। तो एक बार आप करिए, टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। किसी भी निरीक्षण में अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणों की घटते क्रम में भेदन क्षमता है। तो आपको पता है कि गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा है। गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा है, इसलिए आपको सबसे पहले तो आपको पता ही है कि गामा किरणें यही आने वाली है। तो जिसमें गामा किरणें स्टार्टिंग में आ रही है वही आपको ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें आ नहीं रही है तो ये तो आपका गलत हो गया। इसमें नहीं आ रही, ये हो गया। इसमें नहीं आ रही, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन भी एक ही बचा है और जो कि आपका सही होगा। तो गामा किरणें की भेदन सबसे ज्यादा, फिर सेकंड बीटा और सबसे कम होती है अल्फा किरणों की। जी हाँ, तो ये आपका एक ऑर्डर होगा कि गामा की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा, फिर बीटा, फिर अल्फा किरणों की। नेक्स्ट देखते हैं कि गामा किरणों की सबसे अधिक भेदन क्षमता है जबकि अल्फा कण की सबसे कम भेदन क्षमता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? कौन सही है? तापमान, केल्विन, शक्ति, वाट, दाब, पास्कल, सभी सही है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि तापमान, केल्विन, ये आपके एक फिजिकल क्वांटिटी यानी एक भौतिक राशि और उसके सामने उसकी यूनिट, एक मात्रक दिया हुआ है। आपको ये फाइंड करना है कि इनमें कौन सा सही नहीं है, सही मैच नहीं किया हुआ है। आप एक बार करिए, टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? तो तापमान का केल्विन, शक्ति, वाट, दाब, पास्कल, सभी सही। तो आपको पता है कि आपके फिजिकल क्वांटिटी एंड उसकी यूनिट दी हुई है और जो कि यहाँ पर सही मैच है, क्योंकि तापमान का मात्रक केल्विन होता है, शक्ति का वाट होता है, दाब का पास्कल होता है। तो सभी सही है, इसलिए ऑप्शन तो आपका दे हो जाएगा। तो सभी सही है। जी हाँ, ये आपके सभी मैच एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, मोमबत्ती की लो का, मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा क्षेत्र, कौन सा एरिया सबसे गर्म होता है? सबसे गर्म होता है गाढ़ा अंतरतम क्षेत्र, यानी सब जो अंदरतम, ये आपकी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। जो भी अंदरतम बीच में क्षेत्र होता है अंधकार में, वो सेकंड ऑप्शन है। बाहरी क्षेत्र से आपके मध्य चमकदार क्षेत्र एंड फोर्थ ऑप्शन है कि मध्य क्षेत्र। तो एक बार आप फाइंड करिए, ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। मोमबत्ती की लौ का कौन सा क्षेत्र सबसे गर्म होता है? सबसे गर्म कौन सा होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है गाढ़ा अंदरतम क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र, मध्य चमकदार क्षेत्र या मध्य क्षेत्र। तो
तो आपको पता है कि मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र वो बाहरी क्षेत्र होता है। जी हाँ, बाहरी क्षेत्र जो नीला नीला क्षेत्र आपको दिखता है वही सबसे ज्यादा गर्म होता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन यानी बाहरी क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखो कि एक गैर चमकदार लोह के भीतर कई कई जोन होते हैं, यानी एक मोमबत्ती होती है, इसमें तापमान के अकॉर्डिंग अलग अलग क्षेत्र होते हैं ना, प्रत्येक जोन का एक अलग तापमान होता है ना। लोह की बाह्य अधिकांश क्षेत्र रंग में नीला होता है और ये सबसे गर्म हिस्सा है क्योंकि ये पूर्ण दहन के कारण है। जी हाँ, सब जो भी अधिक ये बाहरी क्षेत्र है जिसका कलर नीला होता है यही सबसे ज्यादा गर्म होता है और इसका कारण क्या है कि इसका पूर्ण दहन हो गया है और ज्यादा दहन होगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर गर्म तो वही होगा ही होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ। नेक्स्ट क्या है कि यदि रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाए तो कमरे का तापमान, इन कमरे के टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आएगा। आपके ऑप्शन दिए हुए कमी, वृद्धि होगी, समान रहेगा या केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास के क्षेत्र में कमी आएगी। तो एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाए तो कमरे का तापमान में क्या डिफरेंस आएगा। कमी होगी, वृद्धि होगी, समान रहेगा या रेफ्रिजरेटर के आसपास के क्षेत्र में कमी आएगी। तो आपको पता है कि फ्रिज के दरवाजे को अगर आप कुछ समय के लिए खुले छोड़ दो तो कमरे के तापमान में वृद्धि होगी। जी हाँ, वृद्धि होगी। तो आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, वृद्धि होगी। नेक्स्ट देखो, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाते हैं तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा क्योंकि रेफ्रिजरेटर द्वारा केवल कमरे की ऊष्मा का पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। उनको पुनर्नवीनीकरण है, उनका रूप थोड़ा चेंज करते हैं और कुछ नहीं करते हैं फ्रिज में और फिर कमरे में वापस किया जाता है ना। उसी ऊष्मा को लेते हैं और वापस उसी को वापस छोड़ देते हैं। इस प्रकार शुद्ध कमरे का तापमान मोटर की ऊष्मा से बढ़ जाएगा जो एक सर्कल में ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए लगातार चल रहा होगा। तो कमरे का टेम्परेचर है वो इसी कारण बढ़ जाता है ना। नेक्स्ट, रेडियम की खोज किसने की। रेडियम की खोज किसने की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, मैडम क्यूरी ने, एडवर्ड जेनर ने या रोंटगेन ने। तो आप ट्राई करिए एक बार। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त होता है। पढ़ना स्टार्ट किया। रेडियम की खोज किसने की। रेडियम की खोज किसने की। ऑप्शन दिए हुए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, मैडम क्यूरी ने, एडवर्ड जेनर ने या रोंटगेन ने। तो आपको पता है कि रेडियम की खोज है वो मैडम क्यूरी ने की थी। मैडम क्यूरी और उसके हस्बैंड यानी उसके पति दोनों साथ में मिलकर इस रेडियम की खोज की। तो आप देख लो आगे। नेक्स्ट, मैडम क्यूरी राइट आंसर है। अब देखो आगे, पेनिसिलिन की खोज किसने की। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। एक्सरे, एक्सरे जो कि आपकी किरणें हैं एक्सरे, इनकी विलियम रोंटगेन ने खोज की। छोटी माता या चेचक के टीके की खोज वो एडवर्ड जेनर ने की। और रेडियम एक रासायनिक तत्व है, रेडियम एक रासायनिक तत्व है जो मेरी क्यूरी या मैडम क्यूरी और उसके हस्बैंड पियरे क्यूरी द्वारा खोजा गया। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि रेडियम की खोज मैडम क्यूरी और उसके हस्बैंड पियरे क्यूरी ने की।
तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। वायुमंडली ऊपरी वायुमंडल में एक अंतरिक्ष यात्री महसूस करता है। ऊपरी वायुमंडल में एक अंतरिक्ष यात्री महसूस करता है। क्या फील करता है वो? अत्यधिक गर्म, थोड़ा गर्म, अत्यधिक शांत या थोड़ा शीतलक। तो टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। ऊपरी वायुमंडल में एक अंतरिक्ष यात्री महसूस करता है। क्या फील करता है वो? ऑप्शन दिए हुए, अत्यधिक गर्म, थोड़ा गर्म, अत्यधिक शांत या थोड़ा शीतलक। तो आपको पता है कि जो भी एक अंतरिक्ष यात्री है वो अपने आप को अत्यधिक गर्म भी महसूस नहीं करेगा, थोड़ा गर्म भी नहीं करेगा, अत्यधिक शांत भी नहीं महसूस करेगा, थोड़ा शीतलक करेगा। जी हाँ, ऊपरी वायुमंडल में एक अंतरिक्ष यात्री अपने आप को थोड़ा शीतलक, ठंडा महसूस करेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अंतरिक्ष यात्री एक जगह पर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण क्या है कि जो एक ऐसा आकर्षण, जो एक ग्रह का ऐसा आकर्षण जो अपनी ओर खींचने का गुण होता है उसमें, है ना। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण तो हर चीज उससे जुड़ी हुई है ना। पृथ्वी पर एक ऐसा बल है जो हर चीज को अपनी ओर खींचने का गुण है, और इसी कारण हर चीज जो पृथ्वी से जुड़ी हुई है। लेकिन जब अंतरिक्ष में जाओगे तो वहां पर कोई गुरुत्वाकर्षण है नहीं, और इसलिए आप वहां पर खड़े नहीं हो सकते। पृथ्वी से दूर जाने पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है। जी हाँ, पृथ्वी की धरातल से आप चाहे नीचे चले जाओ या दूर चले जाओ, गुरुत्वाकर्षण में कमी आएगी, और जिसका अर्थ है कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं है। और क्योंकि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से बहुत दूर है, और इसलिए वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, और नहीं है तो वो अपने आप को एक जगह खड़े नहीं हो सकते, है ना। सोने के लिए स्लीपिंग बैग का यूज करना पड़ता है। तो कई घटनाएं होती है ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि ऊपरी वायुमंडल में मनुष्य अपने शरीर के भार को महसूस नहीं कर सकते, इसीलिए सारी चीजें हवा में तैरती रहती है। हवा में तैरती रहती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो है नहीं, तो उनको खींच तो रहा नहीं है वो जो भी ग्रह है। तो और आगे क्या लिखा हुआ है कि सोने के लिए खुद को एक स्लीपिंग बैग के अंदर पैक करना पड़ता है, ताकि हमारा शरीर एक जगह स्थिर रहे। और सबसे रोचक ये है कि अगर इस रूम में हम उल्टे हो जाए तो भी हमें कुछ महसूस नहीं होता है, और ये सारा का सारा गुरुत्वाकर्षण का ही रोल है, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण होता नहीं है, और नहीं होगा तो ये इतनी सारी घटनाएं घटित हो रही है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, धातु के चाय वाले बर्तनों पर धातु के चाय वाले बर्तनों पर लकड़ी के हैंडल होते हैं। क्यों क्यों होते हैं लकड़ी के हैंडल? ऑप्शन दिए हुए, लकड़ी उष्मा का सुचालक है, लकड़ी उष्मा का कुचालक है, ये बिजली का झटका रोकता है, या ये बर्तन को सुंदरता देता है। तो एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त होता है। धातु के चाय वाले बर्तनों पर लकड़ी के हैंडल होते हैं। क्यों? ऑप्शन दिए हुए, लकड़ी उष्मा का सुचालक है, लकड़ी उष्मा का कुचालक है, ये बिजली का झटका रोकता है, या ये बर्तन को सुंदरता देता है। देखो आपके ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो होने वाले नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं, है ना। और फर्स्ट ऑप्शन में आपके कि लकड़ी उष्मा का सुचालक है, अगर सुचालक होगा तो
यूज नहीं करेंगे, है ना। सुचालक तो जिसमें विद्युत का प्रवाह हो, उष्मा का प्रवाह हो। अगर प्रवाह होगा तो फिर हैंडल क्यों यूज कर रहे हो, है ना। तो ये वो तो होगा नहीं, तो ये आपके ये ऑप्शन डिलीट हो गया फर्स्ट। थर्ड ऑप्शन आपके ये झटका वाला कोई रोल है नहीं ऐसा, और ये सुंदरता वाला भी ऐसा कोई रोल नहीं है ना। तो ये लकड़ी उष्मा का कुचालक है, यानी इसमें उष्मा और विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता लकड़ी से, और इसीलिए आप हैंडल के रूप में इसका यूज करते हो। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा कि लकड़ी उष्मा का कुचालक है। नेक्स्ट, एमआरआई। आप सुनते हो दैनिक जीवन में कि उसने एमआरआई करवाई है ना। तो एमआरआई में किसका उपयोग किया जाता है? एमआरआई में किसका उपयोग किया जाता है? ध्वनि तरंगों का, गामा किरणों का, रेडियो तरंगों का, या एक्स किरणों का। तो आप ट्राई करिएगा। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। एमआरआई में किसका उपयोग किया जाता है, यानी ये आपको पूछ रहा है कि एमआरआई में कण किन किरणों का, किन तरंगों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन दिए हुए ध्वनि तरंगे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें। तो आपको पता है कि एमआरआई में आपको रेडियो तरंगे यूज करते हो, है ना। तो राइट आंसर आपके थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि रेडियो तरंगे। जी हाँ, एमआरआई में रेडियो तरंगे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट देख लो, एमआरआई जिसका फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। एमआरआई स्कैन एक रेडियोलॉजी तकनीक है जो शरीर की संरचनाओं की छवि लेता है, उसकी फोटो लेता है, और इसके उत्पादन के लिए, यानी एमआरआई के लिए, या एमआरआई को क्या क्या जरूरत होती है? चुंबकत्व, रेडियो तरंगे, और एक कंप्यूटर। यानी एमआरआई में एक रेडियोलॉजी तकनीक है जो कि हमारे शरीर के अंदर के पार्ट की छवि लेता है, और इसके लिए वो क्या क्या यूज करते हैं हम? चुंबकत्व होना चाहिए, रेडियो तरंगे, और एक कंप्यूटर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, यांत्रिक तरंगों को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतर डैश में नहीं होता। किसमें नहीं होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसमें नहीं होता है? आपको चार ऑप्शन दिए हुए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, या मोटर। तो एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण देश में नहीं होता। किसमें नहीं होता है? हाइड्रो ऑप्शन दिए हुए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, इसमें तो होता है। एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर, ये आपके कौन सा भी जनरेटर हो, आपके यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में ही रूपांतरण होता है इसमें। लेकिन आपके फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है मोटर, जो कि मोटर में ऐसा होता नहीं है। मोटर में विद्युत ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होती है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मोटर। आप देख लो एक बार कि मोटर में विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट, एक कृत्रिम उपग्रह, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी कृत्रिम उपग्रह में आप विद्युत है वो किस स्रोत से पहुंचाई जाती है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए, लघु परमाणु रिएक्टर, सौर सेल, डायनेमो, या ये सभी। तो एक बार आप ट्राई करिएगा। टाइम स्टार्ट नाउ।
टाइम समाप्त होता है। पढ़ना स्टार्ट किया। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन दिए हैं लघु परमाणु रिएक्टर, सौर सेल, डायनेमो या ये सभी। तो आपको पता है कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है वो सौर सेल है। सौर सेल, जी हाँ, आपके सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है वो सौर सेल है। तो आप देख लो कि सभी कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए, विद्युत क्रिएट करने के लिए एक सौर सेल का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट, किसी भी पिंड का भार होता है, यानी ये आपको पूछ रहा है कि किसी भी पिंड का, किसी भी पार्टिकल का जो वेट है वो पृथ्वी के किस भाग पर होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक ये टाइपिंग मिस्टेक है, प्रत्येक जगह पर समान होता है, समतलों की तुलना में पहाड़ों पर अधिक होता है, या ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है। तो एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। किसी भी पिंड का भार होता है, कहां पर अधिकतम होता है? किसी भी पिंड का भार होता है, तो आपको पूछा है 4 ऑप्शन दिए हुए, पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक जगह सेम होता है, या समतलों की तुलना में पहाड़ों पर अधिक होता है, या ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या भूमध्य रेखा पर। तो आपको पता है कि किसी भी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होगा। जी हाँ, किसी भी पार्टिकल का अगर आपको भार में डिफरेंस करना है तो आप ध्रुवों पर चले जाओ, सबसे ज्यादा भार है वो वहीं पर होने वाला है। तो ध्रुवों पर अधिकतम भार होता है किसी भी पिंड का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम। तो नेक्स्ट, किसी भी पिंड का भार है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई की सबसे छोटी इकाई है? निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई की सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन दिए हुए हैं माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या फर्मीमीटर। तो एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई की सबसे छोटी इकाई है? माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या फर्मीमीटर। तो आपको पता है कि सबसे छोटी इकाई है वो इनमें फर्मीमीटर है। फर्मीमीटर, जी हाँ, फर्मीमीटर यानी फर्मीमीटर की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर यानी 10 की पावर -15, 10 की घात -15। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका फर्मीमीटर आपका राइट आंसर है। और ये देखो 10 की पावर -6 बराबर 1 माइक्रोमीटर, 10 की पावर -9 बराबर 1 नैनोमीटर, और 10 की पावर -10 बराबर 1 एंगस्ट्रॉम, और 10 की पावर -15 ये आपका एक फर्मीमीटर। और आपको पता है कि जितनी पावर माइनस में अधिकतम होगी वो संख्या उतनी छोटी होगी। और 10 की पावर -15, ये -15 है, ये नीचे जाएगा तो ये प्लस का 15 हो जाएगा, और ये आपको वैल्यू को सबसे छोटा कर देगा। और इसलिए लंबाई की सबसे छोटी इकाई है यहाँ पर फर्मीमीटर है। इन 4 ऑप्शन में से आपके फर्मीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट, तो आज के लिए ये हमारा सेशन था। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। जी हाँ,
जरूर करिएगा और सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि ऐसी वीडियो के लिए आपको अपडेट तो रहना पड़ेगा और नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना है। और तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।